पिछले कुछ हफ्तों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सार्वजनिक अनुपस्थिति वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई है। 21 मई से शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सरकारी मीडिया या आधिकारिक बयानों में नजर नहीं आए। इसके बाद ये घोषणा हुई कि 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी वे हिस्सा नहीं लेंगे। इन घटनाओं ने अटकलों को और हवा दी। ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ने 2013 में सत्ता संभालने के बाद से इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच से दूरी बनाई है। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग और उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ब्रिक्स सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति का कोई आधिकारिक कारण चीनी सरकार ने नहीं बताया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने केवल इतना कहा कि शी के स्थान पर ली कीयांग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया। कुछ स्रोतों ने दावा किया है कि शी जिनपिंग की अनुपस्थिति का कारण निजी है या फिर स्वास्थ्य संबंधी उनके कारण हो सकते हैं। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ उनकी एक छोटी बैठक में वो थके हुए और कम सक्रिय दिखे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी पहले की तुलना में कमजोर थी। इसके अलावा उनके पिता की समाधि को आधिकारिक दर्जे से हटाए जाने की खबरें भी सामने आई, जो उनकी स्थिति पर सवाल उठाती हैं। क्या चीन में होगा सत्ता परिवर्तन? शी की अनुपस्थिति और ब्रिक्स सम्मेलन से दूरी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के भीतर सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की अफवाहों को जन्म दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया को पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के गुट का समर्थन प्राप्त है और वे शी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा सुधारवादी नेता वांग यांग का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें शी के कट्टरपंथी दृष्टिकोण के विपरीत एक उदारवादी चेहरा माना जाता है। शी के कई करीबी सहयोगी जैसे जनरल हे वेइडोंग और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिन जुआंगलोंग भी हाल के महीनों में सार्वजनिक रूप से गायब रहे हैं। इसके साथ ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण अभियान और शी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। ये सभी घटनाएं शी के नेतृत्व में विश्वास की कमी या पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। आर्थिक और वैश्विक दबाव। चीन इस समय कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर युवा बेरोजगारी 15% से ज्यादा है, रियल एस्टेट संकट गहरा रहा है और स्थानीय सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और विदेशी निवेश में कमी ने भी दबाव बढ़ाया है। वैश्विक मंच पर शी की अनुपस्थिति ने ब्रिक्स की एकजुटता और चीन की नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शी की अनुपस्थिति ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों जैसे भारत और ब्राजील को इस मंच पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर दे सकती है। आपको बता दें कि चीन में नेताओं का अचानक गायब होना असामान्य नहीं है। पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता भ्रष्टाचार के आरोपों या आंतरिक सियासी कारणों से गायब हो चुके हैं। 2022 में पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को सीसीपी कांग्रेस के दौरान सार्वजनिक रूप से बाहर ले जाया गया था, जिसे शी की ताकत का प्रदर्शन माना गया था। लेकिन अब शी की अनुपस्थिति ने उसी तरह की अटकलों को जन्म दिया है जो उनके शासन की स्थिरता पर सवाल उठाती हैं। शी की अनुपस्थिति पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं। शी की अनुपस्थिति ने वैश्विक नेताओं और विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। हेरिटेज फाउंडेशन के ब्रायन बुराक ने कहा कि शी की अनुपस्थिति ये संकेत देती है कि ब्रिक्स अब चीन के लिए पहले जैसा महत्वपूर्ण मंच नहीं रहा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शी का ये कदम ब्रिक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव या ब्राजील के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन न करने से जुड़ा हो सकता है। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि ये शी की रणनीतिक वापसी हो सकती है ताकि वो घरेलू मुद्दों पर ध्यान दे सकें। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति और ब्रिक्स सम्मेलन से उनकी दूरी ने चीन की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये एक स्वास्थ्य समस्या है या आंतरिक सत्ता संघर्ष है या फिर एक रणनीतिक कदम? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। बीजिंग की चुप्पी और सरकारी मीडिया में शी की कम मौजूदगी ने इन सवालों को और भी ज्यादा गहरा किया है। आने वाले दिनों में अगर कोई आधिकारिक बयान या फिर स्पष्टीकरण चीन की सरकार की ओर से सामने नहीं आता तो ये अटकलें और तेज हो सकती हैं। तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज और अब सामने आया है वो वीडियो
जिसने इन धमाकों की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ये विस्फोट उस वक्त हुए जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक जंग चल रही थी। 13 जून से लेकर 24 जून तक चली इस रहस्यमयी और खतरनाक जंग के बीच अब जो नया वीडियो सामने आया उसने इस संघर्ष की गंभीरता और इस्राएली हमले का सबूत दिया है। वीडियो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल SNN टीवी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें तेहरान के एक रिहायशी इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों धमाके एक के बाद एक होते हैं और उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, आसपास की इमारतें हिल जाती हैं और कुछ की खिड़कियां तक टूट जाती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे ईरान में सनसनी फैल गई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अब तक इस हमले को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। बर्नेया ने कहा कि इस 12 दिन की जंग में इसराइल ने ईरान की सैन्य और साइबर क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य इरादों पर रोक लगाई जा सके। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई हुई। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इसराइल को दहलाया। इसराइल के सुरक्षित शहर गाजा की तरह दिखने लगे। इतना ही नहीं, हथियारों की लड़ाई के पीछे पीछे चल रही साइबर जंग और ड्रोन हमले और टारगेटेड एक्सप्लोजन जैसे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हालात बेहद बिगड़ गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में आया विस्फोट का एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आने वाले समय में और बड़े संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। इसराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमले करता रहा है, लेकिन इस बार की कार्रवाई राजधानी तेहरान में होना दर्शाता है कि रणनीति अब और आक्रामक हो चुकी है। ईरान की तरफ से अभी तक इस हमले का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि वह चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है और सही वक्त पर पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 12 दिन की जंग किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या इसराइल की यह रणनीति मिडिल ईस्ट को एक और खुली जंग की ओर धकेल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।